नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर है किशोरावस्था की ओर उसके नोट्स देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किशोरावस्था और यौवन आरंभ क्या होता है। तो किशोरावस्था की बात करते हैं सबसे पहले कि तो जीवन का वह चरण जिसमें बच्चे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, जीवन किसका? जीवन हमारा इंसानों का। ठीक है, और ये कब होता है? ये 11-12 से लेकर 18-19 वर्ष की उम्र में होता है। यानी किशोरावस्था की उम्र पूछ ले तो 11-12 साल से स्टार्ट होती है और 18 या 19 साल होती है। ठीक है ना, वैसे कहते हैं कि 12 से 18 के बीच होती है, लेकिन 11-12 से लेते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बच्चों, यौवनारंभ क्या होता है? वह अवस्था है जब शरीर में प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं और यौन परिपक्वता शुरू होती है। इसमें हार्मोनल परिवर्तन मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसके अंदर लड़के और लड़कियों में किस प्रकार परिवर्तन होता है वो देखते हैं। सबसे पहले लंबाई में परिवर्तन। तो किशोरावस्था में हड्डियों की वृद्धि दर बढ़ती है, यानी हड्डियां बहुत तेजी से वृद्धि करती है। लड़कियों में 11-13 वर्ष की उम्र में तेज वृद्धि होती है, 11 से 13 साल। और यह लड़कों में 13 से 15 के बीच लंबाई तेजी से बढ़ती है। और यह वृद्धि 18 से 19 साल की उम्र में स्थिर हो जाती है। 18 या 19 साल की होती है तब तक लंबाई लगभग रुक जाती है। और वृद्धि के शुरुआती दिनों में हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, लेकिन फिर अन्य अंग भी वृद्धि कर शरीर सुडौल हो जाता है। ठीक है ना, तो आपकी कक्षा में भी देखोगे तो बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो क्या कि हाथ पैर लंबे हैं लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फिर आप देखोगे धीरे धीरे 2-3 साल बाद, देखोगे 4 साल बाद, ठीक है ना, 12 तक आओगे तब सब सही हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रोथ सही हो जाएगी। आगे बात करते हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 कारक होते हैं, एक होती है आनुवंशिकता, जैसे माता पिता वैसे बच्चे। आनुवंशिकता का कारण क्या होता है? डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए होता है। ठीक है ना, मानव शरीर में। जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तब वहाँ पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, तो जैसे माता पिता होते हैं, जैसे कि माता पिता अगर पेरेंट्स काफ़ी लंबे हैं, 7-8 फीट के हैं, ठीक है, तो बच्चे भी वैसे होंगे। माता पिता 5-5.5 फीट के, तो वो बच्चे वैसे होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखें तो दूसरा कारक है पोषण। पोषण यानी हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये सब नियमित जो संतुलित आहार है हमें मिलता है या नहीं मिलता। जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा तब उसे पोषण पर्याप्त मिलता है या नहीं मिलता, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसे मिलता है नहीं मिलता। तो ये सारे कारक क्या है, यह भी क्या है, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। दूसरा है शारीरिक आकृति में परिवर्तन, अगला पॉइंट। तो आकृति में क्या होता है? लड़कियों में कुल्हों का चौड़ा होना, शरीर में वसा का संचय बढ़ना, ये लड़कियों में चेंज दिखते हैं। और लड़कों में क्या होता है? कंधों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का उभरना। ठीक है ना, कहते हैं 6 पैक बन रहा है। दोनों में शरीर के बाल यानी अंडर आर्म्स और जननांग क्षेत्रों में विकास होता है। ठीक है, इसके बाद है स्वर में परिवर्तन। लड़कों का स्वर भंग, वॉइस क्रिंकिंग के साथ आवाज़ गहरी और भारी हो जाती है। स्वर यंत्र का विकास अधिक, यानी बहुत सारे लड़कों में क्या है, आवाज़ ऐसे भंग सी हो जाती है, ऐसे जैसे कट कट कर आती है। कईयों में एकदम काफ़ी हो जाती है, जैसे कि क्या कहते हैं ना, कहते हैं कि एकदम फटे स्पीकर की तरह बोल रहा है। तो लेकिन वो फिर आगे जाकर हार्मोन के कारण होता है, फिर धीरे धीरे चेंज हो जाती है, सही होने लगती है लगभग। ठीक है, और लड़कियों में क्या होती है? आवाज़ हल्की और मधुर होती है और उच्च तारत्व वाली होती है। उच्च तारत्व एकदम तीखी होती है एकदम यहाँ। ठीक है ना, एकदम तीखी आवाज़ होती है लड़कियों की और मधुर होती है। स्वर यंत्र इनमें कम विकसित होता है। आवाज़ में अंतर का कारण क्या है? आवाज़ में अंतर का कारण है एडम्स एप्पल, यानी हमारे गले के पास देखे ना, जैसे ये गला है तो यहाँ पर आगे की तरफ देखे ना तो ऐसे एक चिन्ह सा निकला होता है जो लड़कों में ज़्यादा होता है, उसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। वो लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक विकसित होता है, यही आवाज़ में अंतर का कारण होता है। अगला है जनन अंगों में विकास। तो लड़कों में वर्षण या टेस्टिस, लिंग का आकार बढ़ता है, यानी वर्षण और लिंग का आकार बढ़ता है और शुक्राणु उत्पादन शुरू होता है। लड़कों में ये चेंज भी होते हैं जनन अंगों के अंतर्गत। लड़कियों में मासिक धर्म और डिम्बोत्सर्ग शुरू होता है, स्तनों का विकास होता है। आगे है मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता। तो इस दौरान क्या होता है? आत्मनिर्भरता और तर्क शक्ति का विकास होता है, यानी हर चीज़ को हम लॉजिकली सोचते हैं, ये ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता है, हम कारण जानने का प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ के। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं,
भावनात्मक अस्थिरता के साथ साथ आत्मसम्मान और पहचान विकसित होती है। भावनात्मक अस्थिरता का मतलब क्या हुआ, कभी कभी तो लगेगा कि हम बहुत अच्छा है, मूड एकदम अच्छा है, कभी कभी लगेगा मूड एकदम ऑफ है, ऐसा जल्दी जल्दी होता है। कभी एकदम ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, कई बार हद से ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये भावनात्मक अस्थिरता और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कोई कुछ कहते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, भले ही वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, और खुद के दम पर ऐसे सोचते हैं किशोरावस्था में कि हम अपने दम पर सब कुछ करेंगे। ठीक है। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी समझने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा किस हमारे समाज में क्या जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, ये क्या होगी, क्या होनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे समझ हमारे किशोरावस्था में बढ़ती है। अगला है गौण लैंगिक लक्षण। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे शारीरिक बदलाव जो लड़के और लड़कियों में पहचानने में मदद करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये लड़का है तो लड़का दिखने से, बाहर दिखने से कैसे पता चला ये लड़का है या लड़की है, तो वो जो लक्षण दिखाई देते हैं वही क्या है, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि पुरुष है या लड़के हैं, लड़कों में दाढ़ी में मूछ का उग जाते हैं। ठीक है। स्वर का भारी होना, मांसपेशियों को बढ़ना, पुरुष या आप यहाँ पर लड़का लिख सकते हैं। लड़कों में क्या क्या होते हैं, दाढ़ी मूछ उगने लगते हैं, स्वर भारी होने लगता है, मांसपेशियाँ, तो इन सब से पता चलता है ये गौण लैंगिक लक्षण है। स्त्रियों में क्या है, स्तनों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, आवाज़ मधुर होना, ये सब क्या है, गौण लैंगिक लक्षण है। अब है किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सक्रियता, यह वर्षण द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है। और शुक्राणु उत्पादन शुरू होता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय होते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है। अब है जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड एफएसएस हार्मोन है, ये डिम्ब के विकास और शुक्राणु उत्पादन में सहायता करता है। इसके अलावा एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये डिम्बोत्सर्ग और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण करता है, और एस्ट्रोजन क्या स्त्रियों में डिम्बोत्सर्ग और प्रजनन अंगों का विकास करता है। ये पुरुषों का हार्मोन है, और एस्ट्रोजन क्या है, लड़कियों में पाया जाता है, वो लड़कों में पाया जाता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट लाइन, ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है यहाँ से, कि जितने भी हार्मोन है उनका उत्पादन का नियंत्रण, वो ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, तो इसका नियंत्रण करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अब है मानव में जनन काल की अवधि, इसकी बात करते हैं। तो स्त्रियों में मासिक धर्म की शुरुआत यानी पीरियड्स शुरू होते हैं, वो कहलाती है रजोदर्शन, 12 से 15 साल की उम्र में, और जो रजोनिवृत्ति होती है 45 से 50 साल। ठीक है। और पुरुषों में किशोर अवस्था से शुरू होकर वर्ष जीवन भर यानी जब तक जीते हैं, इस परम या शुक्राणु बनते रहते हैं। इसकी बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो भ्रूण के लिंग निर्धारण पिता के शुक्राणु के क्रोमोसोम द्वारा होते हैं। ठीक है। यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 तो होते हैं सेम होते हैं, 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी 23 जोड़े होते हैं। तो पुरुषों में होते हैं XY और महिलाओं में होते हैं XX। ठीक है। अगर X से X मिला तो XX बना, इसका मतलब लड़की होगी। Y से X मिला तो XY बना, तब लड़का होगा। तो ये Y क्रोमोसोम में ये डिसाइड करता है लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है। ये किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं मानव में लिंग के अतिरिक्त हार्मोन और उनके प्रभाव। तो एक है थायरोक्सिन हार्मोन, हृदय गति, रक्तचाप और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। गले के पास थायरोक्सिन ग्रंथि पाई जाती है, गले में सूजन आ जाती है, इस हार्मोन की कमी से गला सूजने लगता है। और इसलिए कहते हैं कि, और थायरोक्सिन का उत्पादन कैसे होता है, आयोडीन युक्त नमक से। कहते हैं ना, नमक में आयोडीन होना चाहिए, तब ये रोग नहीं होगा। आगे बात करते हैं इंसुलिन की। रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है ना, शुगर कंट्रोल करता है। ये अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है कि हमारी जो 2 गुर्दे होते हैं, किडनी होती है ना, इसके ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, उसके द्वारा स्रावित होता है। यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, चिंता, क्रोध या उत्तेजना के समय स्रावित। जैसे जैसे हमें गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, उस समय किसी बात को लेकर, जैसे परीक्षा देने गए और परीक्षा की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो परीक्षा तो देनी है हमें, 8वीं बोर्ड की जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी, 1 घंटा बाद बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, उस दौरान क्या एड्रिनल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो हमें फिर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस में लाता है कि हाँ हमें परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है। तो डर के समय ये ज़्यादा उत्पन्न होता है।
एक है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, यह शरीर की लंबाई और समग्र विकास को बढ़ाता है, यानी शरीर की लंबाई बढ़ती है। ज़्यादा स्रावित होगा वो ज़्यादा लंबे होंगे, जिनमें कम होता है वो बौने रह जाते हैं। अगला है, अब बात करते हैं मेंढक में कायांतरण व टेडपोल लार्वा की। तो टेडपोल लार्वा क्या होता है, एक लार्वा है ना, जब छोटी अवस्था होती है मेंढक की, ठीक है ना, जन्मते ही वो होती है लार्वा अवस्था होती है, जिसके अंदर क्या, मेंढक के हाथ पैर वो नहीं निकले होते हैं, ठीक है, तो एकदम छोटा मेंढक होता है। और वो लार्वा अवस्था प्रारंभिक अवस्था में जलचर होती है। कायांतरण में पूंछ गायब हो जाती है, यानी पूंछ होती है उसके अंदर, और लार्वा अवस्था में फेफड़े विकसित होते हैं और पैर उग जाते हैं, तब कायांतरण होता है। यानी लार्वा अवस्था है, लार्वा अवस्था से मेंढक बन जाए, इसी को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। यानी लार्वा है ना, जैसे हमारा छोटा शिशु होता है ना मनुष्य में, उसी तरह वो उसका छोटा शिशु होता है लार्वा, उससे वयस्क मेंढक बनने को कायांतरण कहते हैं। और ये इसकी लार्वा कौन सी होती है, टेडपोल लार्वा होती है। तो ये विकसित हो जाता है, पूंछ पूंछ होती है लार्वा अवस्था में जो गायब हो जाती है, फेफड़े विकसित होते हैं, पैर उगने लगते हैं। तो इसमें क्या कि लार्वा क्या है, वयस्क में बदल जाता है, इसे कायांतरण कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन है वो बनेगा तभी क्या कायांतरण होगा, तभी वयस्क बनेगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए जल में यदि आयोडीन ना हो तो कायांतरण नहीं होगा, लार्वा की लार्वा ही रह जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब है जननात्मक स्वास्थ्य, यानी किशोरों की पोषण आवश्यकताएं, जैसे कि आयरन, खून की कमी को रोकने के लिए, यानी खून में आयरन होगा तब हीमोग्लोबिन बनेगा, खून की कमी नहीं होगी, एनीमिया रोग नहीं होगा, चक्कर आदि नहीं होंगे। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए, प्रोटीन चाहिए, दाल आदि में होता है, जिससे मांसपेशियाँ वो मजबूत होगी, तो ये सब खाना चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा आहार जो कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज को भोजन में शामिल करना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक चीज़ खाएंगे उसमें सारा होगा, अलग अलग खाना पड़ेगा। जैसे चावल है, चावल है, आलू है, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा जैसे घी है उनमें होता है, विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी ई के होते हैं, अलग अलग फलों और सब्जियों में होते हैं, खनिज होते हैं, ये सब क्या है शामिल करना पड़ता है। खनिज है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब क्या खनिज है, ठीक है, तो इनको भोजन में शामिल करना चाहिए। तो इससे संतुलित आहार से होगा क्या, शारीरिक और मानसिक विकास होगा, यानी दिमाग भी तेज चलेगा पढ़ाई में, ठीक है, और शारीरिक यानी शरीर भी मजबूत होगा, दिमाग से मजबूत होंगे, छोटी छोटी बातों में टेंशन नहीं लेंगे। तो ये सब क्या है, इसलिए संतुलित आहार भोजन में शामिल करना चाहिए, इससे बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तब भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की। तो इसके लिए ये नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, नाखून काटने चाहिए, ये सब करना चाहिए ना, शरीर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, कानों की सफाई आदि सब कुछ करना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता क्या है, पसीने की बदबू रोकने के लिए शरीर की सफाई करे, बालों और नाखूनों को समय समय पर काटते रहे, यही है शारीरिक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता। अब है मासिक धर्म। परिभाषा, स्त्रियों में हर महीने गर्भाशय की प्रतिकारक रक्तस्राव के रूप में निकलना क्या कहलाता है, मासिक धर्म कहलाता है। पहले ही बताया था मैंने, 12 से 15 साल की उम्र पर शुरू होता है, तो 45 से 50 साल की उम्र तक रहता है। इसके दौरान भ्रांतियाँ क्या, मासिक धर्म के दौरान आराम करने और सामान्य दिनचर्या से परहेज नहीं करना चाहिए। अब बात है नशीली दवाओं को न कहे तो ड्रग्स आदि है, नशीली दवाओं के सेवन से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए शराब और अन्य चीज़ों से, सिगरेट आदि से, सुपारी सबसे दूर रहे, ठीक है ना। पहले सुपारी की लत लगती है, फिर जर्दे की लगती है, ठीक है ना, अलग अलग, फिर धीरे धीरे सिगरेट की लगती है, शराब की लगती है, एक से एक, हर नशा एक से दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए शुरू से ही ध्यान रखिए कि नशीले दवाओं से दूर रहे। एड्स, ये असुरक्षित यौन संबंध दूषित रक्तस्राव और सुइयों से फैलता है, ये क्या वायरस जनित रोग है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, हाँ, गर्भधारण की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 साल होती है, यानी कि शादी की उम्र, ठीक है, गर्भधारण शादी के बाद ही तो होता है कानूनी रूप से। तो लड़कियां जब 18 साल की हो या लड़के 21 साल के हो, उसके बाद शादी कर सकते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ये थे बच्चों वीडियो के पार्ट के नोट्स। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।